Hello students. So I am Dr. Priyanka and we are going to have the fourth session for the chapter Principle of Heredity and Variation. बच्चे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिटेंस, वेरिएशंस क्या होते हैं, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है हेरिडिटी पे, क्या वेरिएशंस के कारण होते हैं, व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज इन दैट रोल, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वेरिएशन को प्रोवोक करते हैं, हायरार्की क्या होती है, हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि क्या जरूरत पड़ी, थोड़ा सा हम लोगों ने टॉपिक पे बात की थी एवोल्यूशन के बारे में भी। ठीक है, हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस करके हम लोग टॉपिक पे आ गए थे, हम लोग ने टॉपिक डिस्कस कर लिया था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बच्चे चलो आज उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, ताकि थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए और आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं होमोजाइगस की, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट होमोजाइगस? दैट होमोजाइगस इट possesses similar alleles and if I've talked about heterozygous, then alleles are different. ठीक है, if I've talked about the second point of homozygous, then two types दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, that is colon dominant homozygous and recessive homozygous. Example TT और TT। ठीक है, इसमें बच्चे होते हैं the heterozygous individual contains both dominant plus recessive trait। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर मैं सॉरी, अगर नेक्स्ट ट्रेट इसको मैं करूं, देन होमोजाइगस वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल possesses only one trait, either dominant, ठीक है, और recessive। ठीक है, alleles। And if I've talked about heterozygous, then heterozygous, the individual, yeah, you can add this, you can do this, you can do one thing, that in second point you can add like two types है ना, तो इसमें लिख लो only one type। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो heterozygous individual possesses
either dominant, yeah, you can let heterozygous contains both dominant and recessive allele. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ओनली सेल्फ ब्रीडिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे हमने पी की ट्रू ब्रीडिंग में कही थी, आर फॉर्म्ड, एंड इसमें मैं बात कर लूंगी कि ऑन सेल्फ ब्रीडिंग 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं इसे, आर फॉर्म्ड। इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ gametes are formed. 2 types of gametes are produced for every heterozygous character। ठीक है बच्चे, छठा पॉइंट इसमें हो सकता है phenomenon of hybrid vigor absent। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है जो एंसेस्ट्रल चेंजेस आ रहे हैं कि कभी डोमिनेंट आपका शो हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, कभी रिसेसिव, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल तरीके से। इसमें द फिनोमिनन हाइब्रिड विगर प्रेजेंट। ठीक है, तो दीज आर द 6 पॉइंट जिसको आपने हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस को किया है। एक बार अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशिएशन 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन और आ जाता है। एक आ जाता है बच्चे आपका डोमिनेंट फैक्टर, एक आ जाता है बच्चे रिसेसिव फैक्टर पे। ठीक है, तो डोमिनेंट फैक्टर होता है इट इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स it is able to express its affect, or you can say itself, its affect even in the presence of contrasting allele. It cannot express its affect due to presence of its contrasting character trait or allele. Second, it does not require
the company of another similar allele, it do require the segregation of its similar allele. Wild type of allele it is the mutant type of allele. Mutant you can say rare, it is the common one. ठीक है, so you have defined this. अच्छा, हमने बात कर दिया डोमिनेंट फैक्टर्स की, हमने बात कर दिया हेट्रोजाइगस एंड द होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की. नाउ लेट्स डिस्कस, we have discussed, now let us to discuss one more type for your basic understanding. as such इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर क्वेश्चन आ जाए फिनोटाइप और जीनोटाइप पे, तो देन हाउ यू आर गोइंग टू. बच्चे मैंने एक आपको होमवर्क दिया था कल के लिए, कल कि एक क्वेश्चन था कि मैंने आपको बोला था टेस्ट क्रॉस बनाना. हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन टेस्ट क्रॉस. इन द लास्ट ऑफ द सेशन of the last lecture I have given you one task or homework you can say about how you are going to define the test cross. ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फिनोटाइप एंड जीनोटाइप डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज, मन मन में रिवाइज करते जाओ और ब्रश अप करते जाओ, दैट इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल with regard to one or more character. It is a gene complement of an individual with regard to one or more character. Next is, it changes with age. Next you can add it, no change with age. Third, affected by environment, वातावरण का प्रभाव, आसपास की सराउंडिंग का प्रभाव, that DNA molded itself in one of the form, not influenced. For example, चुई मुई आपने प्लांट देखा होगा. चुई मुई जो प्लांट होता है बच्चे, अगर आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन शो करेगा. ठीक है, तो इन द सेम मैनर, बट जीन्स ये नहीं है कि आप उसको अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अपनी इंफॉर्मेशन या अपने कैरेक्टर स्केच बदल लेंगे. नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट. इसमें डीएनए मोल्डिंग हो सकता है, बट वो एक बहुत सालों के बाद चेंज आता है. ठीक है, काफी साल हो जाते हैं, लाइक 1000 and million of years you see one change. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है.
individual with same phenotype may have different genotype. इसमें है genotype produce similar phenotypes. It is not present or character in heredity. Appearance is definitely different, but it is similar. It is not exact copy. ठीक है? It is got in heredity. या इसको मत ऐड करो इस लाइन को, ये इट इज टू कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड एट दिस लेवल. ठीक है, ये कंसेप्ट समझाना बहुत मुश्किल है. व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी और मेडिकल, then for AIPMT and NEET, then you need to understand this concept that why it is got in the heredity and how it is not in the heredity. एक चीज और लिखनी थी कि इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट जीनोटाइप may have same or different phenotype, or individuals with different phenotype may, you can say, generally possesses different phenotypes. तो बच्चे समझ में आया, हम लोगों ने फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स को डिस्कस कर लिया. फिनोटाइप्स इज द आउटर कैरेक्टर्स कैच एंड द अपीयरेंस. और जहां तक मैं जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप बच्चे होते हैं कि जीन्स के व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द जीन्स की व्हाट आर द पेयरिंग्स. ओके, अब अगर मैं जीन्स के पेयरिंग की बात कर रही हूं तो जीन्स हमेशा हेरिडिटी में ही इनबुल्ट होते हैं जो कि पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं. बट अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके जीन्स क्या है. इट कैन बी अफेक्ट ड्यू टू द आउटर मोस्ट एनवायरमेंट. कोई आउटर मोस्ट एनवायरमेंट की इन्फ्लुएंशियल के बारे में कोई चेंज आ गया हो. ठीक है, so we have differentiated genotype, phenotype, heterozygous, homozygous and the dominant and the recessive character. बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे द लॉ ऑफ डोमिनेंस. बट उससे पहले लेट अस डिस्कस टेस्ट क्रॉस विच इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था. तो बच्चे टेस्ट क्रॉस क्या होता है? It is a special type of back cross. Now, what do you understand by back cross? छोटा सा एक लाइन में डिस्कस कर लेते हैं बैक क्रॉस को लेकर. It is a
between the hybrid and one of its parents, which can be repeated 2 or more times, obtaining the maximum number of different, you can say, contrasting traits ठीक है, या एक इसको एक चीज और भी कह जाती है, दैट इट इज अ स्टैंडर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। बैक क्रॉस क्या होता है बच्चे, कि क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड, जो भी आपकी हाइब्रिड आई, ठीक है, F1 जनरेशन आपकी जो भी आई, ठीक है, उसको आपने वन ऑफ द पेरेंट से बैक क्रॉस कराया, और ताकि मल्टीपल टू मल्टीपल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यू हैव, ठीक है, जो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ना हो पाए हो, क्या पता वो इन प्रेजेंस ऑफ न्यू जनरेशन दैट इज हेट्रोजाइगस ट्रेट, हेट्रोजाइगस गेमेट में वो आपके दोबारा हो जाए। हम लोगों ने जब पुनेट स्क्वायर बनाया था, हमने जो हेट्रोजाइगस हमारा एलील था, हेट्रोजाइगस गेमेट था, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग कराई थी। बैक क्रॉस में आप वन ऑफ द पेरेंट लेते हो, और टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। अब इसको हम आगे यहां से रिपीट करेंगे, which is made between individual with a dominant trait and its recessive parent in order to know whether the individual is homozygous or heterozygous for trait। पहला पॉइंट कंटिन्यू हुआ है जो आफ्टर द बैक क्रॉस वी हैव डिस्कस्ड। इसका सेकंड पॉइंट है बच्चे, इसको हम बना के भी देखेंगे, ऑफस्प्रिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस will be 100% dominant if individual is homozygous or heterozygous for ठीक है, if individual is homozygous, if heterozygous, इसको अलग से लिख लो, progeny will consist 50% dominant, 50% रिसेसिव, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है, और 100% डोमिनेंट होमोजाइगस।
रेशियो इज 1:1, ठीक है। इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो इज 1:1:1:1. This is important, Kenda. Red alert. One is to 1:1. ठीक है, इसको याद करेंगे, इसको याद करेंगे, इसको रोट करेंगे। इस रेशियो को, इस चीज को रोट करेंगे। रोट का मतलब होता है रटना है। अब जरा हम एक बार क्रॉस बना के नजर डाल लेते हैं। एक टेस्ट क्रॉस डिजाइन करेंगे हम लोग। टेस्ट क्रॉस एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, होमोजाइगस, डोमिनेंट, होमोजाइगस, रिसेसिव, टॉल, ड्राफ, ठीक है। लॉ हमारा एक चीज कहता था, पहले सेग्रीगेट होगा, पहले सेपरेट होगा, देन यूल हैव 1, या यू कैन build a Punnett square like that. या दोनों ड्राफ 0, ठीक है। 100% होमोजाइगस इंडिविजुअल था। टेस्ट क्रॉस 2, TT TT, heterozygous, dominant, homozygous, रिसेसिव। ये है बेटे, इसका करेक्टर है
चटकीला कलर। ठीक है, दोनों उसमें रिसेसिव बने। टी 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 50% tall, 50% draft। ठीक है, so that's how we are going to design the test cross। ठीक है, this is the test cross। इसमें हम लोगों ने बताया गया that individual is heterozygous in character, कि जो पेरेंट था जिससे हमने क्रॉस बनाना स्टार्ट किया था वो हेटेरोजाइगस था, और जो ऊपर वाला टेस्ट क्रॉस हम लोगों ने बनाया था उसे हम लोगों को पता चला कि दैट इंडिविजुअल इज प्योर होमोजाइगस। ठीक है, अब हम लोग कल बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो कि एक मेंडेलियन लॉ है, जो कि हमें बताता है कुछ ऐसा, ये बताता है कि बहुत सारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। अब बच्चे पहला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड कैरेक्टर। तीसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एनसीईआरटी में इतना लिमिटेड बताया हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन हम लोगों को यूनिट कैरेक्टर और पेयर्ड कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इट्स अ नॉलेजेबल आगे के कंसेप्ट समझने के लिए ये दो। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। पहली चीज अगर मैं बात कर रही हूं प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर, देन बच्चे मेंडल इस लॉ में ये बताता है कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट, जैसे हेयर कलर, हाइट, स्किन कलर, आई कलर, फ्लावर कलर, शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स, नोज, आईज, टंग, फेस, माउथ, लिप्स कलर की शेप्स कौन से कलर के हैं, ईच। अब हम लोग ये जितने भी कैरेक्टर हैं इनका कोई एक यूनिट कैरेक्टर होगा। ईच कैरेक्टर
behaves only in one unit. सबका एक अपना यूनिट है, अपना एक कैरेक्टर है। अगर लिप की बात करें या तो पिंक होंगे या रेडिश होंगे या पेल येलो होंगे, कुछ ऐसा टाइप का होगा। हेयर कलर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। यूनिट का मतलब है इट हैज सम यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू मतलब उसकी कोई एक वैल्यू होगी, या तो ये होगी या तो वो होगी, ठीक है। उसकी कोई कैरेक्टर होगा, इट्स अ बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर मतलब या तो आपके आई का कलर ब्राउन होगा, आपने एक उसको कैरेक्टर कंसिडर्ड किया, एक यूनिट कंसिडर्ड किया है, शामिल किया है। अगर आप बोल रहे हो, आपने किसी आइसक्रीम वाले को बोला कि मुझे दो आइसक्रीम्स दे दो, ठीक है। तो जो आपने दो आइसक्रीम बोली, उसमें आपने आइसक्रीम्स एक यूनिट ली है। आइसक्रीम्स की बहुत सारी वेराइटी हो सकती है, मैंगो ले लो, ऑरेंज ले लो, या बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, बट आइसक्रीम इज अ यूनिट, एक चीज है। इट्स अ यूनिट ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये डिग्रीज ऑफ कैरेक्टर है कि लिप कलर, इनके आधार पे आप कैरेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब है लॉज ऑफ पेयर फैक्टर्स या प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर। अब बच्चे प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर में आप लिखोगे कि ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड in an individual by two unit factors। दो यूनिट फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं उन्हें, अलील्स। द अलील्स कैन बी सेम or can be different। both, जैसे TT homozygous, TT heterozygous। heterozygous, homozygous। These alleles बच्चे can be represent to show one specific trait or a character। ठीक है, ये अलील जैसे ये वाली है, ठीक है, ये टॉल का बना रही है, बट दो डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है। ये अलील है, ये टॉल का बना रही है, बट दो सेम अलील्स हैं, ठीक है। ये है ड्राफ्ट का बना रही है, सेम अलील्स हैं। उसमें तो डोमिनेंट कैरेक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलवेज अ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर फैक्टर्स, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इसमें बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको पहले समझेंगे ऐसे, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, रेड फ्लावर ग्रीन फ्लावर।
ठीक है। हाइब्रिड रेड फ्लावर, सेल्फिंग करेंगे इसकी। दो तरीके से जाएंगे, एक तो रेड फ्लावर बन जाएंगे, दैट इज 3, और एक ग्रीन फ्लावर बन जाएगा, दैट इज 1। जस्ट चेंज दिस कलर। ठीक है। सो हाउ इट गोज लाइक, समझ में आया बच्चे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि होमोजाइगस कैरेक्टर है आपके पास और एक हेट्रोजाइगस कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा भी होमोजाइगस कैरेक्टर है, दिस इज नॉट द हेट्रोजाइगस, दिस इज टू अ होमोजाइगस कैरेक्टर, होमोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस कैरेक्टर है आपके पास, एक आपके पास है रेड फ्लावर, ठीक है, एक है आपके पास प्योर ग्रीन फ्लावर। आपने इनका क्रॉस कराया तब आपको एक हाइब्रिड कलर का रेड फ्लावर मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है? हाइब्रिड कलर का रेड फ्लावर मिलता है। आई शोड विद डिफरेंट पेन्स। अब बच्चे आपने उसकी सेल्फिंग करवाई, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। आपने उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई और सेल्फ पॉलिनेशन से आपको दो तरीके के फ्लावर्स मिले। कल हमने ये चीज डिस्कस करी थी। एक आपको रेड फ्लावर तीन आपको रेड फ्लावर मिलते हैं और एक आपको ग्रीन कलर का फ्लावर मिलता है। ठीक है, तो आपकी रेशियो आती है 3:1 की। योर रेशियो विल बी 3:1। ठीक है, तो आप इनको अगर लिखना चाहें तो यू कैन एड इट लाइक पेरेंट्स F1 generation and this is your F2 generation. तो दिस इज योर, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है आउट ऑफ 2 factors of alleles representing different contrasting trait of a character, only one expresses itself completely or more against in the presence
of other contrasting character। ठीक है, तो जैसे रेड फ्लावर थे और ग्रीन फ्लावर थे, तो रेड और ग्रीन में से रेड has expressed completely over green flower, so it is dominant character or trait। समझ में आ गई बात कि दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो एलील्स के बीच में डिफरेंट कॉरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाता है किसी दूसरे के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और द डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और जैसे रेड और अभी हमने ऊपर बात की रेड और ग्रीन में, तो बेटे रेड और ग्रीन में अगर हमने बात की तो रेड ने कॉन्ट्रास्टिंग हाइब्रिड कैरेक्टर बना लिया। ठीक है, फ्लावर इज ऑफ योर रेड कलर, तो ये जो फ्लावर आया रेड कलर का, ये आपका थे तो दो अलील्स इसमें जो कि हेट्रोजाइगस थे, दैट इज टी, बट इसका जो डोमिनेंट ट्रेट हुआ, ठीक है, वो हुआ आपका रेड कलर का। सो रेड इज द red is the dominant trait or the dominant character. This phenomena is called as the law of dominance. अब बच्चे बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बताओ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, अभी तक हम लोग ऊपर टेस्ट ग्राफ बना रहे हैं, लॉ ये आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी अभी तक हमने ग्राफ्स बनाए या मोनो टेस्ट ग्राफ बनाए, उसमें से हम लोगों ने ये देखा कि ये जो अलील्स है, ठीक है, ये जो जनरेशन है, जब एक हाइब्रिड बनने से पहले, मतलब कि आपका कोई प्रोडक्ट बनने से पहले, ये जो पेरेंट के जो चिपके हुए अलील्स होते हैं, फर्स्ट दे विल सेपरेट आउट, मतलब ये जो होते हैं ये पहले सेपरेट होते हैं एक दूसरे में, देन दे रिकम्बाइंड। क्या होते हैं? देन दे रिकम्बाइंड और सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना और कंबाइन होना फिर से। ठीक है, उसको बोल देते हैं, रिकम्बाइन के लिए सेग्रीगेट वर्ड का इस्तेमाल भी किया होता है, उसको बोल देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट? दैट द टू कैरेक्टर of a factor, yeah, the two character present in an individual do not get mixed up to, but remain different, yeah, you can say remain distinct and aggregate you can say अलग होना। aggregate from each other at time of gamete
formation or spore formation so that a gamete carries only one character and is always a pure character. The law can be explained with help of monohybrid cross where all plants are tall and dwarf, reciprocal to F1 generation. ठीक है, अब जब उनकी सेल्फ ब्रीडिंग करवाई गई एफ जनरेशन की, तब आपको दो कैरेक्टर 3:1 का ट्रेट मिला, जिसमें जो एक ट्रेट था वो अगेन आपका होमोजाइगस था। फिर जब आपने उसकी फिर से सेल्फ ब्रीडिंग कराई, फिर आपको ऐसे 1:3 की रेशियो में एक ट्रेट जो होगा वो हमेशा होमोजाइगस मिलता चला जाएगा। और ऐसे ही अगर आप सेवरल बार क्रॉस ब्रीडिंग करवा लेंगे तो एट लास्ट यू विल हैव द होमोजाइगस अलीज। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि ये जो सेग्रीगेट होते हैं गैमेट्स, ये जितने भी एलील्स होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं बच्चे। ये क्यों सेग्रीगेट होते हैं बच्चे? इनका मेन मोटो ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ ये होता है कि ये सेग्रीगेट होते हैं ताकि एक प्योर ब्रीड की शुरुआत कर पाए। ठीक है, अपना एक डिस्टेंट कैरेक्टर जो है वो मेंटेन कर पाए, वो रिमेन कर पाए। दैट्स व्हाई दे आर सेग्रीगेटेड। और उस सेग्रीगेटेड जब ये होते हैं, जब वो सेग्रीगेटेड होते हैं टू रिमेन दैट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ देमसेल्फ, अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मेंटेन कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ना बने, हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया था कि अगर बाई चांस हमारे जो हेट्रोजाइगस एलील फॉर्म भी हो रहे हैं तो उसमें कभी भी हाइब्रिड मिक्सिंग नहीं होती। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्यादा, आज हम लोगों ने उसका राइट अप सीखा है कि कैसे हम लोग इसको राइट अप में लिख रहे हैं। बच्चे, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक चीज ध्यान से ये चीज की थी, जो आज हम लोगों ने चीज अब डिस्कस करेंगे कि जितना भी हमने मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया बच्चे, वो जो हमने क्रॉस किया, हमने उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखा कि कभी भी वो जो कैरेक्टर हम लोगों ने जो भी देखा, वो मेंडल ने ये कहा कि कोई हमें इन बिटवीन नहीं मिला, या तो हमें वन ऑफ द पेरेंट का ही डोमिनेंट कैरेक्टर मिला, भले ही जीनोटाइप अलग हो। ठीक है, अगर मुझे टी और टी की छोटी मिली तो वन ऑफ द पेरेंट का डोमिनेंट था। ठीक है, अगर जो मैंने नेक्स्ट जो 3:1 की रेशियो आई आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें भी जो मुझे 3 कॉम्बिनेशन मिले और एक होमोजाइगस, तो बिल्कुल प्योर होमोजाइगसली जीनोटाइप था। लेकिन जो 3 कॉम्बिनेशन मिले उसमें भी ये नहीं था कोई पिंकिश कलर मिक्स हो रहा है। अगर मैंने रेड फ्लावर लिया, वो भी बिल्कुल वन ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था। तो इस आधार को मेंडल ने पकड़ के ये डिसाइड किया, उसने नींव रखी कि सबसे पहले अगर ऐसी कोई चीज हो रही है कि इतनी सारी जनरेशन में उसने पहली जनरेशन F1 जनरेशन करी, तब भी आइदर वन ऑफ द पेरेंट रिजेंबल कर रहा था डोमिनेंट कैरेक्टर।
ठीक है। ऐसे ही जो उसने सेल्फ ब्रीडिंग कराई, जो उसको 3:1 की रेशियो आई, उसमें आइदर और वन पेरेंट ही रिजेंबल कर रहा था, एग्जैक्ट द सेम कलर और द शेप और द हाइट और वट एवर द कैरेक्टर द ट्रेट ही हैज अटेम्प्टेड टू डू दैट थिंग, लेकिन उसमें उसने कोई इन बिटवीन या हाइब्रिड करेक्टर उसको नहीं मिला। हाइब्रिड करेक्टर का मतलब है कोई हाइब्रिड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड नहीं मिला, कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल अच्छे से बात की थी कि अगर उस टॉल हाइट का एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर फादर एक प्लांट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, एक की टॉल है, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का ट्रेट बनेगा वो F1 जो जनरेशन का ट्रेट बनेगा वो 4 सेंटीमीटर ही होगा, भले ही उसका जीनोटाइप कॉम्बिनेशन और हेट्रोजाइगस हो, ठीक है। और जो सेकेंड कैरेक्टर मैं ले रही हूँ उसका भी सेम ही होगा, ठीक है, उसका कैरेक्टर भी आपका सेम ही होगा, भले ही उसका जो जीनोटाइप हो वो अलग, भले ही उसका जीनोटाइप अलग हो, बट द कैरेक्टर द फिनोटिपिक इज ऑलवेज द सेम। इसीलिए मेंडल हैज सेड दैट, एनालिसिस करा उसने इस टाइप पे, और उसने ये किया कि अब अगर एक ग्राफ बनाऊं मैं, ध्यान से देखो, ये मेरा होमोजाइगस था, ये भी मेरा होमोजाइगस था, ये मेरा हेटेरो था, इसकी मैंने सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो मुझे 3:1 का मिले। ठीक है, 3:1 का। अगर मैं इसकी फिर से सेल्फ क्रॉसिंग कराती हूं, ठीक है, अगर मैं इन कैरेक्टर्स की फिर से सेल्फ क्रॉसिंग कराती हूँ, देन हाउ इट गोइंग टू बी अकर, कि किस ट्रेट की, इस ट्रेट की और इस ट्रेट की सेल्फ क्रॉसिंग कराऊंगी अगर मैं, तो मेरे पास 3 ट्रेट है ना, अगर मैंने इनके अलग अलग देखे तो मेरे पास कैपिटल और इसकी सेल्फ क्रॉसिंग अभी नहीं करा रहे, जस्ट हैव दिस कैपिटल टी, जीनोटिपिक रेशियो कैसे आएगी मेरी, टोटल ओवरऑल मतलब थे मेरे 3 टॉल है और 1 ड्राफ्ट था, लेकिन अगर मैं इनकी जीनोटिपिक रेशियो निकालने लगी तो टी और टी, तो 1 टी 2 और 1, मेरी जीनोटिपिक रेशियो आ गई 1:2:1। दिस इज माय जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो उसने कहा कि जो हमें होमोजाइगस दोबारा से मिल गए सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे, और 2 मिल गए, तो मतलब अगर मैं इसकी ऐसी सेल्फ पॉलिनेशन दोबारा करा दूंगी तो मुझे एक टाइम पे कंप्लीट होमोजाइगस रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस और सबका राइट अप सीखा कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इफ द क्वेश्चंस कम्स लाइक दैट। और बच्चे अपना एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए हर क्वेश्चन में, हर आंसर में आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए टेस्ट क्रॉस बनाएंगे और अपना ये जो मोनो हाइब्रिड के डायग्राम्स थे उसको बनाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे ग्राफ्स बनाएंगे, ये सारे क्रॉस बना के दिखाएंगे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को। देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे कहता है लॉ, इट विल गेन यू, इट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स, ठीक है। So in the next session, we will going to start with the incomplete dominance and the rest of the test crosses of the dihybrid. And till then, just keep revising the crosses we done till. Okay. All the best. Good day.